अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा बैक इन टू वाशिंगटन। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 9 जुलाई 2025 और बुध के दिन की रात है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, नॉर्थ अफ्रीका, मशरक़ वस्ती में अब 10 जुलाई 2025 और जुमेरात की सुबह हो रही है। इस टाइप पे मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। उन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इंटरनेशनल भी हैं। मेरे सामने डेवलपमेंट्स हम देखते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में एक गुफ्त-व-शनीद का आगाज़ हुआ है। पहली सीरियस उनके दरमियान एंगेजमेंट हुई है ईरान और इसराइल की 12 दिन की जंग के बाद। लेकिन इस वक्त मैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ नहीं जा रहा। मैं दो जो सेट्स ऑफ डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। एक का ताल्लुक पाकिस्तान में इमरान खान और उनके साहिबजादों से है, जिनके बारे में हम गुज़श्ता चंद दिनों से ये सुन रहे थे। अब ये कन्फर्म हो चुका है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की प्रेस स्टेटमेंट से, प्रेस टॉक से, कि इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आकर जो नई तहरीक लॉन्च की जा रही है 5 अगस्त 2025 से इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसके 2 साल के मौके पे, उसे वो खुद से लीड करेंगे। लेकिन इससे पहले वो अमेरिका भी पहुंचेंगे। ये सारा मामला क्या है, किस हद तक उन्हें अमेरिका में कामयाबी हासिल हो सकती है, अमेरिका में वो क्या करेंगे, हमें इसके मामले में क्या पता है, पाकिस्तान में उनके खिलाफ क्या तदबीर हो रही हैं, किस किस्म के चैलेंजेस उनके सामने हैं, ये वो तमाम इश्यूज़ हैं। इससे रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो मेरे सामने हैं। फिर उसके बाद गूगल ने हम सबको 27 लोगों को जो ईमेल भेजी है कि आपके चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक या रिमूव किए जा सकते हैं, उस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त क्या हुई है पाकिस्तान में या इंटरनेशनली, और वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप में से बहुत से लोगों का, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने पिछला जो मैंने वीलॉग जब किया था गूगल के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, तो आपने उस पर डिटेल कमेंट लिखे और आपने अपनी तमाम तर मदद, अपनी असिस्टेंस, अपनी आनत और अपनी कॉपरेशन जो है वो आपने रीअफर्म की। ना सिर्फ आपने मुख्तलिफ़ किस्म की, हर किस्म की मदद का आपने जो है वो उसको आपने अफर्म किया, बल्कि आपने मुझे, बहुत से लोगों ने टेक्स्ट मैसेजेस डाले, बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल्स डाली, आपने मुझे हर किस्म की सजेशंस, आइडियाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस आपने दी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं चाहता था कि फ़र्दन फ़र्दन आप में से बहुत से लोगों का जवाब दूँ, लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क से आगे आ रहा था इस तरफ बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी की तरफ, तो हमें मुसलसल वार्निंग मिल रही थी कि एक बड़ा खौफनाक किस्म का थंडर स्टॉर्म है और रास्ते में फ्लैश फ्लड भी हो सकते हैं। अब ऐसे तो कई दर्जन दफ़ा मैंने इस ट्रैक पे सफ़र किया और बारिश भी कई दफ़ा हुई, लेकिन कभी खौफ हुआ नहीं करता था। टेक्सास में फ्लैश फ्लड्स ने जो तूफ़ान मचाया, उसके बाद मैंने देखा कि ख़ासा खौफ व हरास था। और जो न्यू जर्सी टर्न पाइक है उस पे तो बहुत ही लोग आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से चल रहे थे। और मैं एक्सपेक्ट करता था कि शायद जब फ्लैश फ्लड्स की बात हो रही है तो बाज़ जगह पे शायद 1-1 फुट, कोई 1.25 फुट, 1 फुट कम से कम पानी चेंज तो तेज़ी से बहता हुआ मिलेगा। लेकिन हराम है कि कहीं पर कोई 1 इंच पानी सड़क पे खड़ा हुआ नज़र आया हो। हालाँकि सड़क कई दफ़ा ऊपर गई, नीचे गई। मैं एक्सपेक्ट करता था कि जहाँ ऐसी जगह पे एक शैलो बॉटम बनता है, वहाँ पे बारिश भी मुसलसल हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक तालाब किस्म की सूरत हाल मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान में लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान मोटरवे पे सफ़र करें, खासा जीटी रोड पे सफ़र कर रहे हो, तो आपको इस किस्म के बहुत से पूल्स और तालाब मिल सकते हैं। लेकिन इस आइस 95 जो साउथ है, उसके ऊपर मुझे कहीं पर 1 इंच पानी भी नहीं मिला, बावजूद इसके कि लोगों का खौफ बहुत ज़्यादा था। आप में से जो लोग अमेरिकन इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमें बता सकते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए कि क्या वजह है कि सड़कें किस तरह से बनाई गई हैं कि इनके ऊपर पानी बिल्कुल भी जो है इकट्ठा नहीं होता, खड़ा नहीं होता। बहरहाल जब मैं वापस पहुंचा तो यहाँ कुछ थोड़ी देर के बाद बिजली चली गई पूरे इलाके की, और ये एक नया फिनोमेना है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई घंटों के लिए बिजली चली गई, जो सुबह के करीब वापस आई, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है हीटिंग बंद, उसके बाद एयर कंडीशंस बंद, उसके बाद जितना भी सिस्टम वगैरह था, इंटरनेट वगैरह सब उड़ गया था, और आहिस्ता आहिस्ता करके उसको जो है बहाल किया, जिसकी वजह से मैं जो आपको इंडिविजुअली रिस्पॉन्सेस करना चाहता था आपके कमेंट्स के, वो मैं नहीं कर सका। लेकिन मेरी कोशिश है कि आज बैठ के, चूँकि अब इंटरनेट है, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करूँ। अब सबसे पहले हम चलें इमरान खान के साहिबजादों की तरफ, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो तहरीक है, तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक जो लॉन्च की जा रही है 5 अगस्त 2025 से। देखिए, अलीमा खान साहिबा ने अब से कुछ 24-36 घंटे पहले एक उन्होंने प्रेस टॉक की 6-7-8 मिनट की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यूट्यूब चैनल ने उसे डबल करके 11 मिनट का बना दिया है। और इस प्रेस टॉक से पहले उनकी बहनों की अडयाला के जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई। अच्छा, अब एक इसमें मैं थोड़ा-सा डाइग्रेशन करके एक एडिशनल पॉइंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, उसके लिए देना चाहता हूँ। इस वक़्त मैं चाहता था कि मैं वो दिखाऊँ वीडियो आपको, लेकिन मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, अगली दफ़ा दिखा दूँगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम को किसी ने ये मशवरा दिया है कि अलीमा की और भी बहुत सी जो वीडियोज़ हैं, उनको इंग्लिश में आप डब कर दें। बजाय इसके कि आप अलीमा खान की अपनी आवाज़ सुनते हैं, जो उनका अपना एक स्टाइल है बात करने का,
आपको एक एआई जनरेटेड साउंड इंग्लिश के अंदर मिलती है। असम्पशन ये है, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा असम्पशन पाई जाती है। इसी असम्पशन में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जीएचक्यू ने बिलियंस, अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। मतलब आप कहें कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए हैं गुज़िश्ता 20 बरस में अंग्रेज़ी टेलीविज़न चैनल और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लॉन्च करने के लिए, और वो सब की सब जो है वो नाकाम हो गई हैं, बिकॉज़ उसकी जो बेसिक ज़ुबान की ईथॉस है, ये उसका सब्सटेंस क्या है, उससे वो नावाकिफ़ हैं। और वो ये समझते हैं कि सिर्फ चीज़ों को ट्रांसलेट कर देने से, इफ़ यू मेक थिंग्स अवेलेबल इन इंग्लिश, तो उसे इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड जो है वो उसे देख लेगी या उसे उसमें इंटरेस्टेड होगी। अब हो ये रहा है कि अलीमा खान साहिबा को जो पहले लोग सुनते भी थे उर्दू में और समझते भी थे, वो भी इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म हो गया है। और आप अब सिर्फ उनके बारे में, यानी मैंने कम से कम ये जो अंग्रेज़ी में डब की हुई अलीमा की वीडियोज़ हैं, ये मैं 3-3 4-4 दफ़ा देखता हूँ, तब जाके मुझे कुछ समझ आती है कि वो क्या कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मेरी सजेशन ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को कि अगर आपको ये ख्याल और ज़ोम है या गलतफ़हमी है कि अंग्रेज़ी में अगर आप वीडियोज़ को डब करेंगे, तो आप एक उर्दू की वीडियो उनकी अपलोड करें जिस तरह से है ओरिजिनल में, और एक इंग्लिश ही कर दें। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप उसको इंग्लिश में सबटाइटल करके उसके ऊपर इंग्लिश में लिख दें, वो भी एक तरीका है। वरना एक डब वर्जन क्रिएट करें, एक उनका एक्चुअल उर्दू वर्जन क्रिएट करें, बिकॉज़ उर्दू ही ज़्यादा लोग उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। बहरहाल अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनका कहना ये है कि इमरान खान के साहिबजादे पहले भी आना चाहते थे, लेकिन हमने उनको रोका हुआ था, कासिम और सुलेमान को, और अब वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। बिकॉज़ उनसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान उनको बुला रहे हैं, वो तो कहते थे कि मेरे ख़ानदान का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नहीं, इमरान खान ने उनको नहीं बुलाया है, वो खुद, अब उन्होंने खुद ये फ़ैसला किया है कि वो आएंगे, आके इस तहरीक को लीड करेंगे जो 5 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है, जब इमरान खान की गिरफ्तारी को और उनकी इम्प्रिजनमेंट को पूरे 2 बरस जो है मुकम्मल हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन 365 × 2। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पहले वो अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में भी वो मुलाकातें जो हैं वो करेंगे। अलीमा खान साहबा ने ये भी बताया कि इमरान खान को तकरीबन 10 माह, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, से उनके अपने जो ज़ाती डॉक्टर्स मालज हैं उनके साथ उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। उनके वकला के साथ, उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात को महीने गुजर चुके हैं। ख़ानदान के साथ पहले जो मुलाकात आधे घंटे की होती थी, आपको पता है कि अलीमा खान की मुलाकात नहीं होती, उनकी बहनों की होती है। वो मुलाकात भी अब सिर्फ चंद मिनटों या सेकंडों पे है, और इमरान खान को जो किताबें पहले मिलती थी वो भी उनको नहीं मिलती। यानी दूसरी तरफ जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं वो ये समझती हैं कि इमरान खान, और कमज़ोर भी हो गए, हम सुन चुके हैं कि जिस जिस तरह से इमरान खान को आप ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर सकते हैं और ज़िच कर सकते हैं ताकि इमरान खान की स्पिरिट जो है वो कोलैप्स हो जाए, हर वो तरीका जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा देख लें कि अमेरिका के हवाले से उनके साहिबजादों की क्या मुमकिन मसरूफियात जो हैं वो हो सकती हैं। वाशिंगटन में 15 जुलाई 2025 को वाशिंगटन के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी कांग्रेस का जो लोअर सेक्शन है, उसमें टॉम लैंटोस कमीशन के को चेयरपर्सन जो कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ हैं, जिनका ताल्लुक न्यू जर्सी से है, इनफैक्ट बहुत एक्सपीरियंस के कांग्रेसमैन हैं, 1981 से ये 4th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू जर्सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने एक हेयरिंग ऑर्गेनाइज की है। अच्छा, ये हेयरिंग जो है, ये इसकी बहुत देर से चर्चा था, इसके बारे में शुरू में तवक्को ये थी कि ये एक ट्रांस नेशनल रिप्रेशन की हेयरिंग होगी। उसका एक बहुत बड़ा पैनल था जिसमें सहाफ़ी भी होंगे, कुछ एक्टिविस्ट भी होंगे, और लोग भी होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे। लेकिन अब एक दिन पहले इसका जो स्केड्यूल और इसकी जो डिटेल्स इशू की गई हैं टॉम लैंटोस कमीशन की तरफ से, यानी बुनियादी तौर पे क्रिस स्मिथ की टीम की तरफ से, क्योंकि दूसरे जो इसके चेयरमैन है या को चेयरपर्सन है वो कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न है, जिन्होंने चंद दिन पहले एक हेयरिंग की थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले से, जिसमें पूरी दुनिया के हवाले से होती, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से अहमद नूरानी साहब जो हैं उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे टॉम लैंटोस कमीशन के सामने रखा था। तो अब तक जो उसका स्केड्यूल सामने आया है 15 जुलाई का, उसमें बरतानिया से जुल्फ़ी बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो हैं, सिर्फ वो आ रहे हैं, और उनके साथ एक इंसानी हकूक़ के, ह्यूमन राइट के एक वकील हैं जो प्रेजेंटेशन करेंगे। ताहम ये जो डिक्लेरेशन है, जो इसका इश्तिहार है, उससे ये पता चलता है कि इसमें मज़ीद एडिशंस जो हैं इस पैनल में, ये विटनेसेस के अंदर हो सकती हैं, और इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान के साहिबजादे जो हैं, कासिम और सुलेमान जो हैं, वो भी विटनेसेस हों टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट कमीशन के सामने। ताहम एक ऐसे सोर्स से जो इसकी कार्रवाई से खासा फेमिलियर है, वाकिफ़ है, उसका कहना है कि नहीं, ये कंफर्म किया है उनको लोगों ने कि इसमें इमरान खान के दोनों साहिबजादे जो हैं वो इस हेयरिंग का हिस्सा नहीं है। तो फिर इमरान खान के साहिबजादे यहाँ पर कितने दिन के लिए होंगे, क्या करेंगे? समझ ये आती है कि इमरान खान के साहिबजादे यहाँ आएंगे और इम्पोर्टेंट अमरीकन शख्सियात से, कांग्रेसमैन से, सेनेटर से, मीडिया के लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, और ये डिपेंड करता है कि उनके पास किस किस्म का एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है और
कोई लॉ फर्म्स उनको सपोर्ट कर रही हैं, कोई लॉबिंग ग्रुप उनको सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज ऐसी मुलाकातें अमूमी तौर पे अमेरिका में इतनी आसानी से नहीं मिलती अनलेस कि आपने उसकी बहुत पहले तैयारी की हो और आपने उसका एक होमवर्क किया हो, और उम्मीद की जाती है कि उन्होंने ऐसा एक होमवर्क अगर किया है तो उन्हें इसमें खासी कामयाबी हो सकती है, और वो एक सपोर्ट का मोमेंटम जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज तकरीबन 100 के करीब कांग्रेसमैन सेनेटर ऐसे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता एक बरस में पाकिस्तान के हवाले से एक नुमायां तौर पे पोजीशन ली, और दोनों साहिबजादे जो हैं वो कुछ अरसे से मुतहरिक भी आपको नज़र आते हैं, मीडिया के भी बाज़ लोग जो सेकेंडरी मीडिया है वो भी उनमें इंटरेस्टेड है। बहुत बड़ी कामयाबी तो ये होगी कि अगर एक प्रिंसिपल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है या कोई प्रिंसिपल मीडिया पर्सनैलिटी जो है वो उनका इंटरव्यू कर ले इस स्टेज के ऊपर इमरान खान की 2 साल की इम्प्रिजनमेंट के हवाले से, तो ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू होगा। अब आए पाकिस्तान में कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा साहिबजादों के अराइवल का, जहाँ पहले ही राना सनाउल्लाह साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत बरहमी से ये कहा कि अगर उन्हें पुरतशद्दद किस्म की कोई तहरीक का वो हिस्सा बने तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुरतशद्दद तो खैर क्या होनी है, वो तो किसी भी चीज़ को पाकिस्तान में पुरतशद्दद कहा जा सकता है एज पर माई एनालिसिस। बेसिकली धमकी उनकी ये है कि अगर उन्होंने हमारे लिए कोई मसला पैदा किया, मुश्किल पैदा की, कोई ज़्यादा क्राउड्स को उन्होंने ट्रैक कर लिया, कोई ज़्यादा उन्होंने न्यूसेंस हमारे लिए क्रिएट कर दी, तो हम उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट भी कर सकते हैं। यही ये करेंगे। और ये क्या करेंगे? बहरहाल तहरीक, सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तहरीक का बहुत देर से ऐलान कर रखा है और जिस तहरीक का कहा जा रहा है कि 5 अगस्त से शुरू होगी, ये किस किस्म की तहरीक है? अभी तो सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको एक वीडियो मिलती है कि रावलपिंडी से इस तहरीक का आगाज़ हो गया है, जिसमें सनम जावेद साहिबा के साथ साथ एक रिपोर्टर हैं, उनके पास कोई 1 दर्जन लोग उनके पीछे चल रहे हैं। उसमें कहा यह जा रहा है कि 5 अगस्त तक की तहरीक जो है वो अपने एक मोमेंटम को अचीव कर लेगी, इसमें बहुत ज़्यादा जोश व खरोश जो है वो पैदा हो जाएगा। अब बहुत से मीडिया के लोग जो एंटी इमरान खान या एंटी पीटीआई नहीं है, न्यूट्रल हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी हद तक उनको झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, उन्होंने अब तक अपना एनालिसिस ये दिया है सोशल मीडिया के ऊपर कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तहरीक के हवाले से किसी भी किस्म की कोई प्रेपरेशन जो है वो नज़र नहीं आती। उन्होंने इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया अली अमीन गंडापुर को, जो समझते हैं कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हैं और सरकार से, हुकूमत से और फौजी भाइयों से जा मिले हैं। मेरा इस पर थोड़ा सा डिफरेंट या ज़्यादा वाइडर अप्रोच है। मैं अली अमीन गंडापुर को डिफेंड तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसलसल तहरीक चला रही है, एक तहरीक के मोड में है स्टार्टिंग फ्राम मार्च 2022। अगर मार्च 2022 से शुरू करें, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025, तो 3 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है, और ये जो मसलसल एक मूवमेंट की फीलिंग है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ जो लोग और उसका सपोर्ट बेस है ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इनके ऊपर इतने हमले हुए, इतनी गिरफ्तारियां हुई, इतनी दफ़ा तोड़फोड़ हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2022 में पहली दफ़ा हुआ, फिर 2022 के आखिर में हुआ, फिर 2023 के शुरू में हुआ, फिर 9 मई 2023 के बाद इंतहा हो गई, फिर आपने देखा कि 2024 में एक दफ़ा फिर पार्टी ने थोड़ी सी जान पकड़ी इलेक्शन के बाद, और फिर इलेक्शन में कितना जोश व खरोश था, कितनी एक्साइटमेंट थी। तो बार बार जो इस तहरीक के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उसके रैंक एंड फाइल पे जो क्रैकडाउन हुआ है, उसके नतीजे में, और जो यहाँ से जो डिजर्शंस करवाई गई हैं ज़बरदस्ती बज़ौर शमशीर, उसके नतीजे में स्ट्रक्चर भी पार्टी का टूट चुका है, बार बार नया बनता है, और इसमें एक सेंस ऑफ फिटीग और एक सेंस ऑफ एग्जॉस्टन जो है वो भी इसके अंदर पाई जाती है। जब तक इमरान खान खुद लीड कर रहे थे 2022 में, तो उस वक़्त उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया था। वो जो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल कहते हैं, जो हो ज़ौक़े यकीन तो कट जाती हैं ज़ंजीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। तो इमरान खान ने वो एक ज़ौक़े यकीन जो है, शौक़ और ज़ौक़ जो है, वो उस स्टेज के ऊपर पैदा कर दिया था। लेकिन उसके बाद इमरान खान की और मैं ये समझता हूँ, आई थिंक इट हैज़ टू बी सेड एट दिस पॉइंट, कि कुछ गलतियाँ इमरान खान से भी हुई, उस किस्म की गलतियाँ नहीं जो उनके क्रिटिक उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन एक वो यानी एक एनालिसिस जो उनका एक सपोर्टर उनके ऊपर उनका एनालिसिस कर सकता है कि किसी न किसी स्टेज पे, स्पेशली इन 2022 के अंदर या 2023 के दरमियान, किसी स्टेज पे इमरान खान को एक पॉलिटिकल डील कट करनी चाहिए थी, जिसके नतीजे में वो चीज़ों को एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि ख़ास करके जब नवंबर 2022 में उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, सिर्फ 10 दिन, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के सिर्फ 10 दिन के बाद, यानी 23 अक्टूबर 2022 को शहीद अरशद शरीफ का कत्ल होता है, 2 नवंबर 2022 को इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होता है, जो ऑलमोस्ट विच सक्सीडेड, यानी इमरान खान को कत्ल ही कर डाला था इन लोगों ने। ये वो स्टेज थी जहाँ इमरान खान को ये असेसमेंट करनी थी कि
ये लोग जो हैं वो अब इतने डेस्परेट हो गए हैं कि इन्होंने मुझे जान से मार डालने तक का इन्होंने फैसला कर लिया, जो एक बड़ी अजीब चीज़ थी। एक इन्होंने वाटरशेड मोमेंट या आप कह लें कि एक इन्होंने एक बैरियर जो है इन्होंने क्रॉस कर लिया। उस स्टेज पे इमरान खान को कोई मुख्तलिफ तदबीर इख्तियार करनी चाहिए थी। अगर इमरान खान इस माहौल से, इस सियासी जो एक एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन है, इससे अपने आप को उस स्टेज पे निकाल लेते, पाकिस्तान से ज़ख्मी होने के बहाने निकल सकते होते, तो ये कोई नेसेसरली सरेंडर ना होता, ये एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती, एक ऐसी डिफरेंट स्ट्रैटेजी जिसके नतीजे में इमरान खान की पॉलिटिकल स्पेस में इजाफा होता, उनके पास एक कम्युनिकेशन स्पेस होती, एक एंगेजमेंट स्पेस होती। एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यूरोप को या बरतानिया को ही एंगेज करना था, खुद पाकिस्तान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग क्लासेस हैं उनको एंगेज करने के लिए भी उनके पास एक डिफरेंट किस्म की स्पेस होती। आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ये मेरा एक देखने का इस हवाले से अंदाज़ है। बहरहाल अभी तो और फिर ज़ाहिर है कि 2022 में बहुत जोश व खरोश था। 2023 में 9 मई तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, बहुत उनके अंदर एक्टिविटी थी, फिर उनको तोड़-फोड़ दिया गया। 2024 के इलेक्शन के बाद और नवंबर से पहले जो 1-2 महीने हैं, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो शो की। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर का और बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स की गलतियां और उनके कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज़ हर स्टेप एंड स्टेज के ऊपर जहां जो दुरुस्त फैसला करना था, वो उनसे भाई लोगों ने प्रेशर दिलवा कर, भुला फिसला के गलत फैसले करवाए, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करवाए। शायद किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इन लीडर्स के सामने कोई बड़ी पिक्चर नहीं थी कि इसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम अली अमीन गंडापुर का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। जब वो लाहौर जलसे के लिए ना पहुँच सके, वो रावलपिंडी के अंदर जलसे के लिए लियाकत बाग ना पहुँच सके, जब वो डी चौक में जलसे के लिए बजाय पहुँचने के गुम हो गए, फिर पता नहीं 12 अजला से सफ़र करके वो पेशावर पहुँचे, उसके बाद जो भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, हर कॉम्प्रोमाइज़ जो है, हालांकि वो दोनों तरफ खेलते रहे, यानी उन्होंने आवाम के लिए ऑप्टिक्स भी पैदा कर दिए, जलसों को लीड भी किया, लोगों को ले भी आए, कहते हैं अपनी जायदाद भी बेची, लेकिन दूसरी तरफ वो मसलसल भाई लोगों के इशारों के ऊपर, टू माई अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस, काम भी करते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेटिजिकली एंड पॉलिटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब इस वक्त तहरीक इंसाफ एक ऐसी स्टेज पे है कि लोगों को एतमाद नहीं है। ये वो सूरत हाल है जिसमें गालिबन इमरान खान का घर वाले, इमरान खान के चाहने वाले, पार्टी का कोर ये समझता है कि उनके साहिबजादे अगर कासिम और सुलेमान यहाँ पे नुमदार होते हैं तो वो क्राउड्स को अट्रैक्ट करेंगे, एक नए सिरे से जान जो है इसमें पड़ जाएगी। ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लीडर जो हैं वो उनके साथ खड़े होते हैं, उन्हें लब्बैक कहते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें एम्ब्रेस करते हैं, और कौन कौन से ये कहते हैं कि इमरान खान का ख़ानदान इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लीडर तो महज इमरान खान है। दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन दोनों जो बेटे हैं उनके लिए ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस स्टेज पे। कहने में तो लोग कहते हैं कि उर्दू भी बहुत अच्छी बोलते हैं, मैंने देखा नहीं उनको उर्दू बोलते हुए, ज़्यादातर मैंने उनकी जो भी डिस्कशंस और इंटरव्यूज़ देखे वो इंग्लिश में देखे। जब तक उनको उर्दू की ज़ुबान के ऊपर बहुत ज़्यादा रवानी ना हो, उन पे उसको एक कंट्रोल ना हो, पाकिस्तान में लोगों को इंस्पायर करना भी मुश्किल है। और फिर उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, बिकॉज इमरान खान ने अपने ख़ानदान को हमेशा एक्टिव सियासत से अलग रखने की कोशिश की है, और मोहतरमा अलीमा खान साहबा को जो रोल मिला है वो तो इन हालात के जबर में उनको रोल मिला है, वरना इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपनी बहनों को किसी भी किस्म का रोल देने से उन्होंने रोक रखा था। मतलब उनको शक भी हो जाता था, पार्टी के लोगों को भी कह रखा था कि मेरे ख़ानदान का किसी किस्म का कोई रोल जो है वो नहीं होगा किसी भी चीज़ में। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखें कि होप्स जो हैं, मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया कि होप्स ये हैं कि वो एक जान डाल देंगे इसमें। रजीम ऑन दी अदर हैंड जो है वो लगता ये है, एज़ पर ऑल एनालिसिस, अब ये मेरा एनालिसिस नहीं है, दर्जनों बल्कि सैकड़ों लोग एनालिसिस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में शरीफ जरदारी आसिम रजीम ने एक माइंड अपना बना लिया है कि उन्हें या उनकी मजबूरी ये बन चुकी है कि उन्हें इसराइल को रिकग्नाइज़ करना है वंस सऊदी अरेबिया साइंस द डॉटेड लाइन। और ये कमिटमेंट लगता ये है एज़ पर दी एनालिसिस कि वो मशरक़ी वस्ती में भी दे चुके हैं और हालिया मीटिंग्स में अमेरिका में भी दे चुके हैं। अब वो एक ऐसे फेज़ में है जिसको डिलीवरी फेज़ कहते हैं, जहाँ दूसरी साइड जिसके लिए उन्होंने डिलीवर करना है उसको वो ये कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट भी चाहिए, बिकॉज ये बड़ा अनपॉपुलर, बहुत गैर मकबूल किस्म का फ़ैसला है। इसका मतलब है कि इस वक्त उनके पास पॉलिटिकल क्रैकडाउन्स करना अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अगेंस्ट द मीडिया, जैसा कि वो कर रहे हैं, उनके पास बड़ी स्पेस है, उनको एक तरह की इजाज़त है कि चूँकि आपने बहुत बड़ा काम करना है, मुश्किल काम करना है, तो उनके पास एक स्पेस है कि वो मज़ीद पॉलिटिकल क्रैकडाउन्स भी कर सकते हैं, और मीडिया के साथ भी खासी ठीक ठाक ठुकाई मीडिया की हम सब की इस स्टेज के ऊपर वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं एक छोटा सा कॉमेडी भी ऐड करना चाहता हूँ कि
मैं तकरीबन 10 साल पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, ठीक 10 साल पहले मैंने ये कहना शुरू कर दिया था ड्यूरिंग सेमिनार्स जो मैं वहाँ पे कंडक्ट करता रहा या मुझे पैनलिस्ट बुलाया जाता था, कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग इंटरनेशनल एरेना के अंदर अपनी स्पेस को बढ़ाने के लिए इसराइल के साथ बिहाइंड द सीन्स एक एंगेजमेंट का प्रोसेस जो है लेवरेज करने के लिए शुरू करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह के हालात डेवलप कर रहे हैं मशरक़ वस्ती में, सूनर और लेटर अरब ममालिक मजबूर हो जाएंगे इसराइल को रिकग्नाइज़ करने के लिए, और फिर पाकिस्तान को इस रास्ते के ऊपर जो है वो चलना पड़ेगा, उसका सारा आर्गूमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। जब भी मैंने बात की, जिस तरह से आप में से बहुत से लोग शोर मचाते हैं या दुहाई देते हैं, इसी तरह उस वक्त वहाँ पर भी बड़ा इसका रद्द-ए-अमल होता था कि इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसका कुछ नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा जो उस वक्त एक आर्गूमेंट था या विजन था, वो ये था कि जो जिस तरह से ज़ायनिस्ट ने इराक़ को पॉलिटिकली चेंज कर दिया, और जिस तरह से उस वक़्त वो शाम की हुकूमत गिराने में लगे हुए थे, 2014-15 में तो लगता था कि गिरा ही लेंगे। बल्कि इससे पहले मैंने ये कहना शुरू कर दिया था, जिस वक़्त अभी रशियन इन्वॉल्वमेंट इतनी खुल के सामने नहीं आई थी, तो मुझे लगता था कि सऊदी अरब और ये सब लोग जो हैं ये लाइन हाज़िर हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान इसराइल को उस स्टेज के ऊपर एंगेज करता, तो आज पाकिस्तान को इसराइल की रिकग्निशन में मशरक़ वस्ती, अमेरिका और वेस्ट के सामने और ज़ायनिस्ट लॉबी के सामने इस तरह से स्लिपरी रोड के ऊपर सरेंडर ना करना पड़ता, जैसे कभी हिंदुस्तान को सरेंडर नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान की एंगेजमेंट में पाकिस्तान एक प्रोसेस को लीड कर सकता, और आज वो अरब दुनिया के पीछे फॉलोअर बन के जा रहा है, जिसमें अगर कोई एडवांटेज है रियासत पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को अब कोई एडवांटेज नहीं है। अगर कोई एडवांटेज इसमें से है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग एलीट हैं, जो प्रेजेंट रजीम है, वो इसका फ़ायदा अपने लिए एक नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में उठा सकता है। इसका अदरवाइज पाकिस्तान को कोई इसका फ़ायदा नहीं। अब कमिंग टू इसी पैराहे में, चूँकि मीडिया का उनके पास बहुत स्पेस है मीडिया को दबाने के लिए, तो गूगल ने और यूट्यूब ने जो हमें ईमेल भेजी है और पाकिस्तानी रजीम उसके हवाले से अपडेट किया। देखिए, पाकिस्तानी रजीम, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हमें समझना है कि उनके रियल गोल्स या उनकी नीड्स यहाँ पे क्या है। चैनल्स के यूआरएल्स को, यूट्यूब चैनल्स के यूआरएल को मैन्युअली तो वो रोज़ ही ब्लॉक करते हैं, मेरे चैनल को ब्लॉक करते हैं और भी बहुत से लोगों के चैनल को ब्लॉक करते हैं। और अकॉर्डिंग टू ग्रॉक जो एआई प्लेटफॉर्म है, ये एआई ऐप है, वो 1000 से ज़्यादा पाकिस्तान में यूआरएल्स को डेली ब्लॉक किया जाता है थ्रू अ मैनुअल प्रोसेस। और जो पाकिस्तान के अंदर पॉडकास्टर्स हैं या व्लॉगर्स हैं, उनको कंट्रोल करना, चूँकि वो फिज़िकली बेचारे उनके कंट्रोल में हैं, उनको वीडियो भेजी जा सकती है, उठाया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है, तो वो अल्टीमेटली उनका चैलेंज या रियल टारगेट नहीं हो सकते, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, एनालिटिकली स्पीकिंग। रियल टारगेट उनके वो चंद व्लॉगर्स या पॉडकास्टर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कनाडा में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, बरतानिया के अंदर हैं। इनको किसी तरह से चुप करवाना, बंद करवाना, या इनके चैनल इनसे छीन लेना जो है, ये उनका अल्टीमेट टारगेट के गोल जो है हो सकता है। अब पाकिस्तान बेस्ड जो व्लॉगर्स हैं, मैंने सुना है कि वो लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं एक स्टे लेने के लिए। इसके खासे चांसेस हैं कि स्टे उनको हाई कोर्ट को देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जैसे कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्व किया, और डॉन की उस पर स्टोरी भी है, कि यह जज साहब का जो डिसीजन है, अब्बास शाह साहब का, बड़ा अजीब है। उन्होंने 27 व्लॉगर के किसी के कंटेंट को नहीं देखा है। इसमें कोई वीडियो साइट नहीं की गई, कोई वीडियो के पार्ट्स नहीं बताए गए कि ये ऑब्जेक्शनबल है, इसको डिलीट करें, इसको उतार दें, इसको डाउन कर दें। और इसमें एक ब्रॉड ब्लैंकेट डिसीजन किया गया है, जिसमें ऐसा लगता जाता है कि ये डिसेंटिंग वॉइसेस और डिसेंट के खिलाफ एक डिसीजन किया गया है। और ये कितना स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट है, विच इज़ और जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खुद खिलाफ है, कि हाई कोर्ट को इसमें रिलीफ जो है वो देनी ही पड़ेगी एक स्टे ऑर्डर की शक्ल में। ताहम हाई कोर्ट यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख सकती है तमाम व्लॉगर्स के लिए। अब पाकिस्तानी व्लॉगर्स की जो स्ट्रगल है और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो थोड़ी सी यहाँ पे मुख्तलिफ हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि रियल टारगेट वो लोग हैं जो कनाडा में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बरतानिया में। हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक इस वक्त की ज़रूरत है, एक गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या करना होगा। हमारे पास एक विजन होना चाहिए इन व्यू ऑफ कि हमने अपनी आवाज़ को कैसे बचाना है और अपने प्लेटफॉर्म्स को कैसे बचाना है। मेरा इसमें विज़न ये है, जो मैंने एक ट्वीट के ज़रिए भी शो किया है, जो वो ट्वीट है जिसमें मैंने कोट ट्वीट है, जिसमें मैंने कांग्रेसमैन रोक खन्ना को कोट ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया था, कल मैंने ट्वीट किया, उसको रोक खन्ना ने उसके बाद लिखा कि उनको बहुत ज़्यादा तशवीश है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री रजीम है वो क्या कर रहा है यूट्यूबर्स के साथ। तो मैंने अब इस पर कोट ट्वीट किया है, जो मैं अगली दफ़ा आपको डिटेल से मज़ीद दिखाऊँगा, जिसमें मैंने ये विज़न सामने रखा है कि हमें दर हकीकत अमेरिका के अंदर, और ये हमारी स्ट्रगल है, हमें करनी पड़ेगी। हमें अमेरिका के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करनी है विद द हेल्प ऑफ कांग्रेशनल टीम्स एंड कांग्रेस, जिसमें हम ये समझा सकें कि गूगल और फेसबुक के जो प्लेटफॉर्म्स हैं,
वो महज कॉर्पोरेट कंपनीज नहीं हैं जिनका इस वक्त मोटो ये है कि वो सिर्फ रेवेन्यू में या इनकम में या प्रॉफिट में या मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, बल्कि ये जो लार्ज अमेरिकन टेक कंपनीज हैं जो आंसरेबल हैं टू द कांग्रेस एंड सेनेट, उनकी कमेटीज़ के सामने हाजिर होती हैं अपनी रिपोर्ट्स के लिए, इन्हें कांग्रेस ने ये बावर करवाना है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को और उसकी वैल्यूज़ को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रीडम्स हैं उन्हें अपहोल्ड करना भी गूगल और फेसबुक की उसी तरह से जिम्मेदारी है जिस तरह से बहुत हद तक ट्विटर ने उसे अपहोल्ड किया है। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने प्रॉफिट और इनकम और रेवेन्यू नहीं देखा, बल्कि उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपहोल्ड किया है, एक्स ने, जिसको पहले हम ट्विटर कहते थे। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ये आसान काम भी नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम जो है बहुत बड़ी तेज़ी से हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये कि यही सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये चीन की हुकूमत की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, चीन वैसे इजाज़त भी नहीं देता, लेकिन अगर ये चाइना की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो गूगल और बहुत से और प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह जो हैं वो चीन की वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये वो एक्सेप्ट करेंगे सारा फ्रेमवर्क तो अमेरिका में भी इनके खप पड़ जाएगी। वैसे चाइनीज़ खुद भी इनको देना नहीं चाहते। और क्या ये पाकिस्तान को अगर इनको एक नॉर्थ कोरियन कोर्ट कहती है, या इनको एक ईरान की कोर्ट हुक्म देती है, या क्यूबा की कोर्ट हुक्म देती है, या वेनेजुएला की कोर्ट हुक्म देती है, ये यमन की कोर्ट हुक्म देती है, वहाँ का मैजिस्ट्रेटिक ऑर्डर इस किस्म का लिखता है, तो क्या फिर यूट्यूब और गूगल उसको भी कंप्लाई करेंगे या नहीं कंप्लाई करेंगे? ये इस किस्म के क्वेश्चन हैं। अब ये एक ऐसा सफ़र है, ये मुश्किल सफ़र है, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। मेरे माइंड में बड़ा क्लियर इसका एक रोड पाथ है कि ये कैसे होगा। ऑफ कोर्स ये मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए आप लोगों की, आप में से जो लोग अमेरिका के अंदर हैं, कनाडा में, आपकी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मुझे पहले इंटेलेक्चुअल चाहिए, इन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप अंडरस्टैंड तो करें। तो उस ट्वीट को मेरे देखें, उस ट्वीट की डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, मैं मज़ीद आपको इसमें अपडेट करूँगा। ये जो पॉलिटिकल जर्नी है हमारी अमेरिका के अंदर, ये अब और भी बहुत सी वजूहात की वजह से इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट की शक्ल में जो एक बैकलैश है अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स, अगेंस्ट द फॉरेन लुकिंग पीपल, अगेंस्ट द फॉरेन आइडियाज़ एंड रिलीजन्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए। और इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमें अमेरिका के पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना होगा, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर आवर सेल्स। और ये डीप डाइव वो है जिस सफ़र की मैं बात करता हूँ, इसमें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप उस मेरे ट्वीट को ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने रोक खाना के ऊपर जो है मैंने कोट ट्वीट किया। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।